आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पर। हमने पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन करा दिए थे। अब पार्ट 2 में हम आगे तक हमने परावर्तन के नियम तक ही बताया था। अब हम पार्ट 2 में बताएंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, यह गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये सब आज हम क्लियर कर देंगे पूरा। ठीक है, तो पहले हेडिंग आती है गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, मेन चीज है ये कितने प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण जो है वो एक भाग है, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, तो इसको इतना से काट दिया गया, ठीक। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग गोलीय दर्पण, इसको काट दिया गया तो ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी गोलीय दर्पण है क्या। ये तो खास ही था, लेकिन इसके जो 2 पार्ट है उन्हें समझने या जरूरी है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से, देखिए गोलीय दर्पण यहाँ पर निम्न जरूर लगा लेता है, निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसको बताएंगे नहीं। तो नंबर 1 होता है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है। नंबर 2 कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल, ठीक है। तो हमने गोलीय दर्पण है क्या ये जान लिया। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण भाई क्या है, ये अवतल दर्पण है क्या। देखिए ये अवतल दर्पण क्या है, मैंने एक गोला दिया था ऐसे कांच का खोखला गोला, तो मैंने यहाँ से काटा है, यहाँ से मैंने काट दिया, तो इसके पीछे आप शीशा देखते हैं तो उसके पीछे कलई जो पेंट लगा होता है वो कलई होता है, तो इसके पीछे क्या लगी है? कलई। अब देखिए ये कौन सा चीज है, ये है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर चलिए भी आगे बता देंगे, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में कलई या पॉलिश लगी होती है, ठीक है, पॉलिश या कलई तो एक ही बात है। देखिए ये उभरा हुआ इसका भाग है, ये कौन सा उभरा हुआ भाग है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में, देखिए उभरा हुए भाग में पॉलिश लगी होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आई होप कि आप ये लिख लेंगे, मैं परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की। अब कौन सी दर्पण की? उत्तल दर्पण की, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या है? देखिए क्या, ये भी गोला रहा होगा, गोले से काट लिया हुआ एक भाग है, ठीक है, जिसके धसे हुए भाग में, इसे देखिए इस तरह पॉलिश लगी, इसका मतलब इसके धसे हुए भाग में पॉलिश लगी है, तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब हम नहीं ये समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। चलिए ये समझते हैं, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, शुरुआत कर ही देते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अभी मैंने बताया कि इसके उभरे हुए भाग में भाई पॉलिश लगी है, तो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यही कहीं पर फोकस होगा, यहीं पर वक्रता केंद्र, यही हमको आपको बताना है जो हम कर रहे हैं। अब आप समझिएगा कि ये जो इसको हम एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, इसको हम परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परावर्तक
पृष्ठ बोल सकते हैं। ठीक है, एफ को क्या बोल सकते हैं, लिख रहे हैं, एफ को फोकस बोल सकते हैं, फोकस बोल सकते हैं। सी को क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर मध्य में होता पी, इसको हम ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। एफ को हम फोकस बोलते हैं और सी को क्या बोलते हैं, बी वक्रता केंद्र बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब सबसे पहले एक हमारे मन में प्रश्न आता है, ये वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, ये सब हैं क्या? तो यही परिभाषाएं गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, हम एक एक कर जानते हैं। पहली बात हम जानते हैं वक्रता केंद्र क्या है। देखिए, वक्रता देखिए वक्रता केंद्र हम बता दे रहे हैं क्या है। देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए ये हम इधर बना देते हैं ऐसे, यही तो है। तो ये कभी पूरा रहा होगा, देखिए ये कभी पूरे गोले का भाग रहा होगा। तो अब इसकी परिभाषा ये लिखेंगे कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को, देखिए उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ ये भाई ऐसे थोड़ी नहीं आ गया कि किसी गोले का भाग पहले से ऑलरेडी रहा होगा, तो इसके केंद्र को हम, देखिए केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखे गए हैं परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसी के केंद्र को, उस गोलीय दर्पण के केंद्र को, उस गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को, देखिए यहाँ पर क्या, केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम वक्रता केंद्र से आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र के बाद हम अब देखिए, अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या में भी डिफरेंस है। वक्रता त्रिज्या देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे। भी बता दें, थोड़ा डिफरेंस है, आप समझिएगा, थोड़ा डिफरेंस है। इसको एफ, इसको सी। देखिए परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ हम बता देते हैं। परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, देखिए जिस गोले का भाग है उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या, यहाँ पर क्या कहेंगे, उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या हमारी वक्रता त्रिज्या है। एक बार फिर से, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या, उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या बोलेंगे यहाँ पर, तो वो क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। लिखे दे रहे हैं, त्रिज्या कहने के लिए परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, देखिए वही लिखे हैं परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, मतलब ये किसी गोले का भाग रहा होगा, उसकी उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या, उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या, त्रिज्या को आज से नोट कर सकते हैं, उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस दर्पण की त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, आपको वक्रता केंद्र और त्रिज्या में डिफरेंस समझ में आया होगा, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अब दूसरी बात हम बात करते हैं फोकल दूरी की, कि भाई फोकस दूरी है, फोकस दूरी देखिए फोकस दूरी, इसको दर्पण को भी मैंने बताया था, इस मध्य बिंदु को हम P नाम दे सकते हैं, ध्रुव को P से, ठीक है। तो
एफ व पी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। राइट, आपको समझ में आएगा कि एफ और पी ये दूरी जो है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। चलिए दूसरी बात, अब मुख्य अक्ष देख लेते हैं क्या है। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष क्या है, देखिए ये क्या है, ठीक है भाई, ये पी है, बहुत अच्छी बात। तो सी और पी से ये जो रेखा गुजर रही, सी और पी से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। सी और पी से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब चौथी बात हम जानेंगे कि फोकस दूरी मैंने जान ली, मुख्य अक्ष, अब फोकस तल जानेंगे, मतलब मुख्य फोकस तो फोकस तल जानेंगे। पहले मुख्य फोकस देखिए, ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए अगर कोई भी किरण आती है तो फोकस से होकर जाती है, ठीक है, तो याद रख लीजिए। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। मैंने बता दिया कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की आपतित किरण, देखिए किसी पृष्ठ से, किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, देखिए इस बिंदु पर काटी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार फिर से इसे हम लिखे दे रहे हैं, ये देखिए आपतित किरण आई, परावर्तक पृष्ठ टकराई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लिख लेंगे, लिखे दे रहे हैं, प्रकाश की आने वाली आपतित किरण, प्रकाश की आने वाली आपतित किरण, ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर लिखना चाहिए। चलिए वो वहीं पर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, सी और पी से गुजरने वाली रेखा भी बता चुके हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ से आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष, ये देखिए क्या है, ये मुख्य अक्ष, टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, देखिए जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश की आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब एक दो परिभाषाएं और हैं, उसे देखिए। अब देखिए, अब हम देखेंगे फोकस तल, परिभाषा बुक में दी हुई है फोकस तल, ठीक, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए ये फोकस तल, मुख्य फोकस, जो हम ये अभी तक सारी परिभाषाएं बताए हैं, ये आपके एग्जाम में आ भी सकती हैं, ठीक है। मुख्य फोकस तल है, दूसरी परिभाषा है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अब ये द्वारक क्या होता है, पहले इसे देख लीजिए तो हम उसे बता देंगे। देखिए ये दर्पण होता है, ठीक, परावर्तक पृष्ठ होता है, ठीक, ये यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ठीक, परावर्तक पृष्ठ के व्यास, ये क्या है, एक प्रकार का व्यास है, इसी को हम एक आसान सी भाषा में दर्पण का द्वारक बोलते हैं। राइट, आपको समझ में आया होगा कि परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ठीक, तो एक प्रकार का क्या है, व्यास है,
तो इसे हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। अब फोकस तल हम जान लेते हैं कि फोकस तल होता क्या है। गोलीय परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत आप लिख लीजिएगा जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, हाँ, फोकस से होकर जाने वाली तल को अभिलंबवत या मुख्य अक्ष से फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। आप ये आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। आप फोकस तल समझ गए, दर्पण का द्वारक, यही परिभाषाएं थी। अब हम बताने जा रहे हैं प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखिए, ये कौन सा दर्पण है? ये तो भाई अवतल दर्पण है। ये क्या है? F है, ये C है, ठीक है। एक चीज और आप जान लीजिए, जो फोकस है वो करता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो F बराबर सूत्र होता है R/2, ठीक है। अगर इन्होंने दे दिया क्वेश्चन कि वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो आधा कर देंगे तो 5 होगी, ठीक है। इसी से ये सूत्र निकल कर आया है कि F जो है वो R का मतलब आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ ये बात हम जान चुके, अब इस जो टॉपिक था उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, ये सब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 तरीके से बनते हैं, 6 तरीके से। पहली, इसको क्या बोलते हैं? अनंत। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। दूसरा, अनंत व C के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2 कंडीशन। तीसरी बात C पर है तो कहाँ बनेगा? तीसरी कंडीशन। अब C और F के बीच है, चौथी कंडीशन। F पर 5वीं और F और इसे क्या बोलते हैं? P। ध्रुव को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। F और P के बीच रहेगा वस्तु तो कहाँ बनेगा? ये है 6वीं कंडीशन। देखिए, अब बता दें अगर वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भाई? फोकस पर बनेगा। अनंत व C के बीच रहेगी वस्तु तो C व F के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अगर C पर वस्तु रहेगी तो C पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। C और F के बीच रहेगी तो अनंत व C के बीच प्रतिबिंब बनेगा। F पर वस्तु रहेगी तो अनंत पर बनेगा। अगर F और P के पर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब दर्पण के उस पार बनेगा, ठीक है। देखिए, आप जिस इधर जाएंगे इधर आगे जाएंगे, जैसे वक्रता के हम मान लेते हैं कि अनंत पर रहेगा फोकस पर बनेगा, ठीक है। अनंत पर वस्तु रहेगी तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अनंत और C के बीच रहेगी तो F और C के बीच बनेगा। C पर रहेगी तो C पर ही बनेगा, ठीक। आप इधर जाते जाएंगे वस्तु तो इधर प्रतिबिंब बनता जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आप अपने दिमाग में याद रखें। अब हम एक एक प्रतिबिंब बनकर दिखाने जा रहे हैं। अब पहली कंडीशन, वस्तु अनंत पर, जो वस्तु है वो कहाँ पर हो? अनंत पर हो। देखिए, अनंत का है, ठीक, सिंपल। अब देखिए, वस्तु अनंत पर हो, बात करते हैं। तो अब देखिए अवतल दर्पण, ठीक है। क्या कंडीशन थी कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो ठीक है। तो हम ये इतना जान गए हैं कि ये F है, ये C है और ये कहीं पर अनंत है। जब वस्तु हम अनंत पर रखे तो ये भाई फोकस से जाएगा, ठीक है। जितनी किरणें सब कहाँ जाएंगी? फोकस से। तो इसका क्या बना? प्रतिबिंब फोकस पर बना। तो इसकी कंडीशन क्या लिखेंगे? यहीं पर हम कंडीशन लिख दे रहे हैं। इसकी कंडीशन क्या है? देखिए, दर्पण के इस पार बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। इतनी बात, वास्तविक बनेगा। दूसरी, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा,
देखिए कितना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो आप लिखेंगे वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, या इसकी कंडीशन लिख सकते हैं। अब दूसरी बात, वस्तु जो है वह अनंत और सी के बीच हो, वस्तु अनंत, ठीक है। अब हम क्या सीख रहे हैं, वस्तु अनंत व सी के बीच, वस्तु अनंत व सी के बीच। जो मैं बता रहा हूँ ये आपके बुक में दिए हुए समझने के लिए आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक। वस्तु कहाँ पर हो, अनंत व सी के बीच हो, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है, अनंत व सी के बीच हो। चलिए भाई, ये तो फोकस है, ये सी है, ये कहीं अनंत है, तो इसके बीच यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से काटेगी, आप सही से बनाए रखते हैं, ठीक है। दोबारा जब फोकस से जाएगी तो यहाँ पर काटेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी व एफ के बीच। मैंने बताया था कि अनंत व सी के बीच रहेगा, तो सी व एफ के बीच प्रतिबिंब बनेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसको क्या लिखेंगे, दर्पण किस पार बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक। यहीं पर लिख रहे हैं उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। ये दो कंडीशन है। देखिए तीसरी कंडीशन, देखो देखिए तीसरी बात, वस्तु सी पर हो, वस्तु सी पर हो, वस्तु जो हमारी कहाँ पर हो, सी पर हो, ताकि यहाँ पर देखिए एफ और सी यही कहीं अनंत होगा, ठीक है, सी पर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। तीसरी बात, जब एफ से मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक है। तो इसका परिणाम देखिए हमारा थोड़ा सा, चलिए देखिए हमारा फिगर इतना बढ़िया नहीं बन रहा, आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा सी पर बनना चाहिए, देखिए है बन गया है, ठीक। जब सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा तो एक कंडीशन होती है कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब बराबर बनेगा, ठीक है। लिख सकते हैं वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक। अब बराबर बनेगा। अब चौथी कंडीशन इसी में हम बता दे रहे हैं, चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन, जब वस्तु यहाँ पर लिख रहे हैं वस्तु सी व एफ के बीच हो, एफ के बीच हो, सी व एफ के बीच। देखिए सी और एफ के बीच यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, सही बना रहे हैं थोड़ा, सी व एफ के बीच रखी है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से जाएगी। अब देखिए ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर एफ से होकर जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर कहीं बनेगा प्रतिबिंब। देखिए हमारा फिगर गलत हो गया है, आप फिगर थोड़ा सही से बनाइएगा, पेंसिल गोला प्रकार लेकर, तो आपका सही बनेगा। हम इसकी कंडीशन लिखे दे रहे हैं, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए जब दृश्य इधर आएगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एफ पर देख लेते हैं, अब वस्तु फोकस पर हो, देखिए एफ सी, ठीक है, वस्तु क्या हो, फोकस पर हो, ऐसे तो मुख्य समांतर फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से, देखिए यहाँ से होकर ये यहाँ से प्रतीत होगा, यहाँ से होकर जाएगी, तो कहाँ पर बनेगा, हमारा वस्तु जो है ये समानांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इसलिए ये बनेगा अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। मैंने क्या बताया, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, तो वास्तविक पहली बात। दूसरा वास्तविक उल्टा बनेगा, तीसरा कहाँ बनेगा, अनंत पर, प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब आखिरी कंडीशन है, इसलिए हम इसको निकालकर यहाँ पर बता दे रहे हैं, वो काफी कंडीशन, वस्तु एफ व पी के बीच हो, पी के बीच, ठीक है, वस्तु कहाँ पर हो, पी एफ व पी के बीच हो, ठीक है।
वस्तु है, ठीक है। तो ऐसे जाएगी तो वहाँ पर मुख्य समांतर जाएगी तो फोकस से मिलेगी। अब यहाँ पर दूसरी रेखा जो है वो वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पीछे चली जाएगी, आभास हो रहा तो ये भी चली जाएगी, ये कहीं पर एक दूसरे को टच करेंगी, ये पीछे देखिए जाता चला जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो एक ऐसा प्रतिबिंब दर्पण के उपकार बनेगा तो आभासी बनेगा, काल्पनिक, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, जाहिर सी बात है, वस्तु से बड़ा बनेगा। आज हमने अब खत्म हो गया टॉपिक। एक दो हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो अभी तक पढ़ाए तो उसमें कहीं न्यूमेरिकल लेंगे तो ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बुक में दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है, वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब आर कितना है 50, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या 50 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अवतल दर्पण तो यहाँ पर माइनस होगा, अभी आपको चिन्ह पर पार्टी में पढ़ाएंगे क्यों। अब बोला इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकस दूरी ज्ञात करने हैं तो हम सूत्र जानते हैं कि F बराबर R/2। तो F R कितना दिया है माइनस का 25 बटे मतलब 50/2, 2 एक कम 2 2 25 50, फोकस कितना निकला माइनस का 25 सेंटी, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर था, लगा देंगे आप। अब ये इसका आंसर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, सेम इसी तरीके का है। इन्होंने बोला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये अवतल दर्पण है तो माइनस कर देंगे। अब क्या पूछा है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या R हमको ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है F बराबर, ये लिखा है R/2, तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना, R ज्ञात करना, इसलिए -15 लिख देंगे बराबर R/2 लिख देंगे, ठीक है। इधर ये क्या कर रहा है, इधर कर रहा भाग उधर जाएगा, गुणा करेगा, 2 15 -31 बराबर R। आई होप कि आपको ये कुछ सवाल समझ में आए होंगे, आपको समझ में आएगा। हम आगे चिन्ह ये माइनस क्यों लगा इसके लिए चिन्ह पर पार्टी भी लेकर आएंगे और काफ़ी ट्रिपिकल क्वेश्चन है वो भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 में हम आगे लाएंगे। इस गर्मी बहुत थी नहीं, हम पूरे क्वेश्चन आज ही कराना चाहते थे। मिलते हैं नेक्स्ट।